नमस्कार दोस्तों, तारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं योगी सांगे। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो एक केमिस्ट्री का रहेगा, क्योंकि एक चैप्टर बायो का हो गया, एक चैप्टर केमिस्ट्री का करवाऊंगा और एक जो चैप्टर है वो मैं आपको फिजिक्स का करवाऊंगा। एक एक चैप्टर साथ में लेके चलेंगे। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है अपना रसायन विज्ञान का वो रहेगा अपना पहला चैप्टर। अब देखो, पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा परमाणु संरचना। कौन सी संरचना? परमाणु संरचना। सुनो, परमाणु संरचना की बात करूं तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? परमाणु की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा भाई? परमाणु की बात करूंगा। तो देखो, ये जो परमाणु है ये होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? देखो, ईसा से 800 साल पहले एक व्यक्ति आया जिसका नाम था महर्षि कणाद। कौन था भाई? महर्षि कणाद था। महर्षि कणाद था। इसने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था। अब ये देखो, ईसा से 800 साल पहले की बात करें, महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि ये जो पदार्थ होता है, पदार्थ, इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी पदार्थ जो होता है उसकी सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? परमाणु होती है। कौन सी होती है? परमाणु होती है। यानी पदार्थ का ऐसा, यानी कोई पदार्थ लोगे, उसको तोड़ते जाओगे, लास्ट में ऐसा कण आ जाएगा कि उसे और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। उसको नाम उसने क्या दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। तो पूछ ले कि पदार्थ की सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो बताओगे परमाणु। देखो, महर्षि कणाद ने एक बात और बताई थी कि जो ये परमाणु होता है ना, परमाणु ये क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। प्लस में क्या होता है? ये अविनाशी भी होता है। क्या होता है भाई? ये अविनाशी भी होता है। ये बात किसने बताई थी भाई? महर्षि कणाद ने बताई थी। किसने बताई थी? महर्षि कणाद ने बताई थी। उसके बाद अपन जो बात करें दूसरे की 2 नंबर पे कौन आया था? वो आया था डाल्टन। कौन आया था भाई? डाल्टन आया था। और डाल्टन कब आया था? 1808 में आया था। कब आया था? 1808 में आया था। और ये जो डाल्टन है, इसने आता ही प्रथम क्या दे दिया? परमाणु सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया? प्रथम परमाणु सिद्धांत। प्रथम परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो पूछ ले तो बताओगे डाल्टन ने। और ये जो परमाणु का सिद्धांत है ये मन में भी किसका हुआ था? डाल्टन का ही हुआ था। क्योंकि ये जो महर्षि कणाद था, इसने ये जो बातें थी ना, ये बातें उसके बारे में सिर्फ बताया ही था, आगे कोई चर्चा नहीं की। लेकिन डाल्टन जो है उसने प्रथम परमाणु सिद्धांत देके और अपना क्या कर दिया? ये मॉडल विकसित कर दिया। उसके बाद देखो, ये जो डाल्टन है इसने अणु के स्थान पर, किसके स्थान पर? अणु का उपयोग नहीं किया। यानी अणु जो शब्द है ना, इसके स्थान पर उसने यौगिक परमाणु का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? यौगिक परमाणु। कौन सा परमाणु? यौगिक जो परमाणु होते हैं उसका उपयोग किया था। किसके स्थान पर किया था? अणु के स्थान पर। तो आपको पूछ सकता है कि जो डाल्टन था उसने अणु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? तो क्या बताओगे भाई? यौगिक परमाणु का उपयोग किया था। ठीक है। उसके बाद डाल्टन ने सारी की सारी जो बातें थी ना, डाल्टन ने सारी की सारी बातें जो किसकी बताई थी? महर्षि कणाद वाली बताई थी। किसकी बताई थी? महर्षि कणाद वाली बताई थी। क्या क्या बताई थी? कि पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु है। और परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। प्लस में क्या होता है? अविनाशी होता है। ये बात किसने बताई थी? महर्षि कणाद ने बताई थी। और साथ में किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। पहले कौन आया? महर्षि कणाद। 2 नंबर पे कौन आया? डाल्टन। अब 3 नंबर पे बात करूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं 3 नंबर पे बात करूंगा कि कौन आया था। अब देखो, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आया था जे थॉमसन। कौन आया था भाई? जे थॉमसन आया था। अब देखो, जे थॉमसन ने क्या किया? बेचारे ने जे थॉमसन ने क्या किया कि 3 नंबर पे आया था जे थॉमसन। कौन आया था भाई? जे थॉमसन है। कौन सा थॉमसन है? जे थॉमसन। कब आया था? तो बताओगे 1904 में आया था। कब आया था भाई? 1904 में आया था। अब देखो, जे थॉमसन ने क्या दे दिया? आते ही क्या दे दिया? एक मॉडल दे दिया। और मॉडल का आपको नाम पूछे तो बताओगे प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। कौन सा मॉडल दे दिया? प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। कौन सा मॉडल दे दिया भाई?
प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। ये जो प्लम पुडिंग होती है ये क्या होती है, जापान की मिठाई का नाम है। क्या होता है, जापान की जो मिठाई होती है ना, जापान की मिठाई, उसका नाम है प्लम पुडिंग। ठीक है क्या, जापान की मिठाई का नाम है, वो इस प्रकार ही है जैसे बताऊं आगे। अब देखो ये जो मॉडल था जेजे थॉमसन का, इस मॉडल को इंडिया के अंदर, अब इंडिया वाले तो नाम निकाल ही देते हैं कोई ना कोई, है ना। देखो इसको इंडिया के अंदर तरबूज मॉडल कहा गया। कौन सा मॉडल है, तरबूज मॉडल कहा गया, तरबूज मॉडल कहा गया। यानी इंडिया के अंदर इस मॉडल को क्या, जेजे थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसको तरबूज मॉडल क्यों कहा। देखो इस मॉडल के अंदर क्या हुआ, जेजे थॉमसन ने किसकी बात कर दी, आवेश वितरण की बात कर दी। किसकी बात कर दी भाई, आवेश वितरण की बात कर दी। किसकी बात कर दी, आवेश वितरण की। आवेश वितरण बताया आपको, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव होता है और एक कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। कि ये प्लस माइनस की चर्चा कहां की, तरबूज मॉडल के अंदर बिल्कुल करी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश वितरण की बात कौन से मॉडल में करी गई थी, तो बताओ कौन से मॉडल में, जेजे थॉमसन के मॉडल में। और किससे संबंधित है ये आवेश वितरण की बात, तो ये तरबूज मॉडल से संबंधित है। ठीक है, देखो बात करें अपन आवेश वितरण की, तो ये क्या है भाई, ये तरबूज होता है। ये क्या होता है, तरबूज होता है। और इसके अंदर पता है आपको क्या होते हैं, बीज होते हैं। क्या होते हैं, ये जो है ये क्या है भाई, ये बीज है। और अब पता है आपको तरबूज के अंदर बीज होते हैं, है ना, काले काले, है ना, और लाल भाग भी होता है नहीं। हाँ, तो ये जो है ये लाल भाग है। अरे ये जो है ना, ये तो है बीज, मैंने देखो कि कर दिया बीज। और ये जो है ये लाल भाग है, अपना कौन सा भाग है, लाल भाग है। तो इसलिए बताया कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज, उसके अंदर जो लाल भाग होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं काले रंग के, उस बीजों को क्या नाम दिया उसको, यानी ये कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये यानी किसको दर्शाते हैं, माइनस को दर्शाते हैं। और जो लाल भाग है किसको दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। ये बात किसने करी थी, जेजे थॉमसन ने करी थी। उसके बाद देखो 3 नंबर पे कौन आ गया, जेजे थॉमसन। 4 नंबर पे कौन आया, देखो इसकी एक बार मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा एक बार इसकी हिस्ट्री, ताकि आपको याद हो जाए। क्रम वाइज चल रहा हूं कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, पहले नंबर पे आपको पता है कौन आया था, कणाद आया था। कौन आया था भाई, कणाद आया था। 2 नंबर पे आपको पता है कौन आया था, डाल्टन आया था। कौन आया था, डाल्टन। 3 नंबर पे आपको पता है कौन आया था, थॉमसन आया था। अब 4 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे आएगा रदरफोर्ड। कौन सा फोर्ड है, रदरफोर्ड। कौन सा फोर्ड है भाई, रदरफोर्ड। अब सुनो रदरफोर्ड की बात करें, किसकी बात करें, रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड कब आया भाई, कब आया तो बताओ, ये 1911 में आया। कब आया था रदरफोर्ड, कब आया, कब दिया, 1911 में दिया। और इस रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग किया। और प्रयोग का नाम पूछे तो बताना, सवर्णपत्री प्रयोग। कौन सा पत्री, सवर्णपत्री प्रयोग किया। क्या किया, सवर्णपत्री प्रयोग किया। या और कहूं तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन, कौन सा किरण, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब देखो इसने क्या किया कि एक ये जो सोने की जो पन्नी थी ना, सवर्णपत्री, ये 0.001 mm की ली। कितनी mm की, यानी बहुत ही पतली पन्नी थी ये। अब देखो ये जो पन्नी है, ये जो सोने की पन्नी है, ये कितनी मोटी है, 0.001 mm की है। ठीक है, और इसने क्या किया रदरफोर्ड ने, इसके ऊपर, इस पन्नी के ऊपर, किसके ऊपर, पन्नी के ऊपर किसकी बौछार करवाई, अल्फा कण की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई भाई, अल्फा कण की बौछार करवाई। देखो ये जो अल्फा कण है, क्या है, अल्फा कण। देखो ये अल्फा जो कण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। इसके सूत्र की बात करूं, इसके सूत्र की, तो होता है 2He4 और प्लस में 2। इसके ऊपर 2 प्लस का 2 क्या है, चार्ज है। इसको बोलते हैं द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। क्या बोलते हैं,
द्विधनावेशी से हीलियम परमाणु कहा जाता है। ठीक है क्या? अब देखो क्या किया कि ये जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण, इसकी क्या करवा दी, इस पर बौछार करवा दी। तो बौछार कितने कणों की करवाई? 20,000 कणों की। कितने की करवाई? 20,000 कणों की क्या करवाई इसने? अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो देखो अधिकांश जो है ना, अधिकांश कण कहां पे चले गए? किनारों पे चले गए। कहां पे चले गए भाई? किनारों पे चले गए। और 20,000 में से, इसमें से 20,000 में से कोई एक कण है वो यहां से टकराया बीच में से, यानी ये 20,000 में से हिम्मत करके एक कण बीच में गया, टकरा के 180 डिग्री के कोण पर कहां पे आ गया? वापस आ गया। ठीक है भाई, इसने क्या सोचा कि ये जो अल्फा कण है इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हीलियम के नाभिक होते हैं। अब ये जो अल्फा कण होते हैं ये किनारों पर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो प्लस प्लस होता है इसके बीच में क्या लगता है भाई? प्रतिकर्षण लगता है, यानी समान आवेशों के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। और जो विपरीत प्रकार के जो है उनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण लगता है। मतलब ये प्लस है, ये इधर किनारों पे गए तो आपको पता लग सकता है कि यानी किनारों पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा भाई? नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ऋणात्मक होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा है? आकर्षण लगा है। आकर्षण के कारण ये कहां पे चल गए? किनारों पर चले गए। अब देखो ये जो कण है ये कण वापस टकरा कर आया। इसने सोचा कि भाई वापस टकरा के आया है तो यानी इसके बीच में क्या लगा है? प्रतिकर्षण लगा है, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्लस पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और इसने इस प्रकार क्या कर ली? देखो इस पॉजिटिव जो चार्ज है इसको नाम इसने क्या दे दिया? नाभिक दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? नाभिक। तो आपको पूछ ले नाभिक की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? तो बताओगे रदरफोर्ड ने करी थी। कैसे की थी? तो बताओगे समानुपाती प्रयोग द्वारा की थी। कितने कणों की बौछार करवाई थी? तो बताओगे 20,000 कणों की बौछार करवाई थी। और पूछ ले कि कौन से कण थे? अल्फा कण थे। अल्फा कण क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक होते हैं। ठीक है, या फिर द्विधनावेशी हीलियम परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चर्चा करें इसकी कमी क्या थी। क्या थी इसकी कमी? क्या थी? उससे पहले देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक, अब नाभिक की खोज तो ये कर ही चुका था, क्योंकि ये जो रदरफोर्ड था इसने क्या किया था? अल्फा कण से और किसकी खोज कर ली थी? नाभिक। यानी ये पन्नी थी और यहाँ पर पॉजिटिव बीच में था तो अल्फा कण की बौछार करवाई। यानी इसने क्या कहा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको नाम इसने क्या दे दिया था? नाम इसने क्या दे दिया था? नाभिक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? नाभिक नाम दे दिया। अब देखो ये जो नाभिक होता है ना, ये नाभिक, इसका जो परमाणु इस परमाणु जो होता है, इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ टिका होता है? नाभिक पर टिका होता है। कहाँ पर टिका होता है? नाभिक पर टिका होता है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड की कमी कौन सी थी? है ना, रदरफोर्ड की कमी कौन सी थी? रदरफोर्ड की कमी थी, क्या थी वो रदरफोर्ड की कमी? कि ये भाई क्या नहीं कर पाया? ये क्या नहीं कर पाया? ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाया? व्याख्या जो है वो क्या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। ठीक है, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ये क्यों नहीं कर पाया? देखो ये जो है ये क्या होता है? नाभिक होता है। इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसने ये बात कही कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर चारों चक्कर लगाते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है ना इलेक्ट्रॉनों की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा कम होने के बाद ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बाद में इसको ये थक जाएगा तो ये कहां पे गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन जब रदरफोर्ड को पूछा कि ये नाभिक में क्यों गिरा है भाई, तो वो क्या नहीं कर पाया? नहीं बताया। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था तो इसलिए क्या नहीं कर पाया? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? स्थायित्व की व्याख्या, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन वो नाभिक में नहीं गिरता है। आगे परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या कौन करेगा? नील्स बोर करेगा नहीं। ये जो रदरफोर्ड है इसकी एक ही कमी थी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया।
अब देखो उसके बाद जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने वाला था 5 नंबर पे आने था, वो कौन था भाई? वो था नील्स बोर। कौन था? नील्स बोर। कौन सा बोर है? नील्स बोर। अब सुनो 5 नंबर पे आने वाला कौन था? नील्स बोर था। कौन था भाई? नील्स बोर। देखो नील्स बोर की बात करें, नील्स बोर कब आया तो बताओगे? 1915 में आया। कब आया था? यानी नील्स बोर ने अपना जो सिद्धांत दिया था, यानी अपना नियम दिया था, वो कब दिया था? 1915 में दिया था। अब सुनो कि नील्स बोर ने आते ही क्या किया? आते ही क्या दे दी? कक्षा व कोष की क्या दे दी? कक्षा व कोष की क्या दे दी? अवधारणा दे दी। क्या दे दी भाई? कक्षा व कोष की अवधारणा किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि कक्षा व कोष की अवधारणा किसने दी थी? तो बताओगे नील्स बोर ने दी थी। किसने दी थी? नील्स बोर ने दी थी। और कक्षा व कोष को नाम दिया था उसने के, एल, एम और एन। क्या दिया था? के, एल, एम और एन दिया था। अब देखो कि जो नील्स बोर है ना, नील्स बोर उसने क्या बताया था? देखो कि ये जो नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो पथ है इसका ये वर्ताकार ही हो। क्या हो? वर्ताकार ही हो। ये बात तो किसने बताई थी? इसने बताई थी। लेकिन देखो अब जो ये नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ये जो है ये गति कौन सी है? वर्ताकार गति है। और आपको पता है कि वर्ताकार जो गति है उसमें किया गया जो कार्य होता है, वर्ताकार पथ में किया गया जो कार्य होता है W बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। देखो ये तो हो गई K, ये होगी L, ये होगी M और एक और बना दो, क्या हो जाएगी? M। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यानी यहाँ पे कक्षा जो कोष है ना K, L, M, N, यहां से इसका ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाता है। किसका क्रम पूछ लिया जाता है? ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखो ऊर्जा के क्रम की बात करूं तो ये जो K है ना, K यानी तो ये जो K है नाभिक के पास है, इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है? कम होती है। और जो आगे वाला है, लास्ट का आगे वाला जैसे N है, इसकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। तो देखो ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाता है। ऊर्जा का क्रम तो बताओगे K, L, M और N। सबसे कम किसकी होती है भाई? सबसे कम K की होती है। फिर उससे K से ज्यादा किसकी होती है? L की। L से ज्यादा किसकी होती है? M की। M से ज्यादा किसकी होती है? N की। तो जो ऊर्जा का क्रम रहेगा वो क्या रहेगा? K, L, M और N रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो नील्स बोर है। क्या है? नील्स बोर है। इसने क्या कर दी? परमाणु के स्थायित्व की क्या कर दी? व्याख्या। परमाणु के स्थायित्व की क्या कर दी? व्याख्या कर दी। स्थायित्व की व्याख्या कैसे की भाई? की व्याख्या क्या होगी? यानी परमाणु जो है वो एक स्थायी होता है। ये बात है परमाणु के स्थायित्व की जो बात है वो किसने करी थी? नील्स बोर ने। कब करी थी तो बताओगे? 1915 में करी थी। कब करी थी? 1915 में। कब करी थी? सॉरी 1913 है ये। क्या है? 1913। कितना है? 1913। ठीक है। देखो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करें? देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करी तो सुनोगा जरा। देखो मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है? नाभिक होता है। इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। K, L, M और M। ठीक है। उसके बाद देखो जरा क्या होता है कि नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जब करी तो उसने क्या बताया था? उसने ये बताया था कि ये जो कोष है ना, ये कोष, इनकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। यानी इसकी ऊर्जा 1.8 जूल है और इसकी यदि क्या है? 5 जूल है। तो इसके बीच में इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है? 5 जूल। और इसकी क्या है? 1.8 जूल है। और ये जो 4 है, 3 है, 2 है, ये क्या कहां पे रहेंगे? इसके बीच में चक्रण करेंगे कि नहीं? अब सुनो मेरी बात कि इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बाहरी कक्षा में चक्रण करते हैं
या फिर कक्षाओं में संकलन करते हैं तो क्या होता है, इनकी ऊर्जा में यदि वृद्धि हो गई तो ये ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और यदि इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। यानी ऊर्जा में यदि ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कहां पे चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। कहां पे चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। और यदि कम हो जाएगी तो वो कहां पे आ जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, लेकिन नाभिक के अंदर नहीं गिरते हैं। ये बात उसने लिख के दे दी कि नाभिक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं गिरते, और ये बात लिख के दे दी तो इसने क्या कर दिया, परमाणु के स्थायी गति का क्या कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो कक्षा कोश की अवधारणा देती किसने दी, नील्स बोर। उसके बाद देखो कौन आया 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो आने वाला जो व्यक्ति था वो था सोमरफेल्ड। कौन सा फील्ड है, सोमरफेल्ड। यानी 6 नंबर पे कौन आया था भाई, वो आया था सोमरफेल्ड। कौन आया था, सोमरफेल्ड। देखो सोमरफेल्ड, सोमरफेल्ड कब आया था भाई, तो बताओगे 1919 में आया था। कब आया था, 1919 में आया था सोमरफेल्ड। ठीक है, अब देखो इस सोमरफेल्ड ने क्या किया कि जो सोमरफेल्ड है ना, इसने आते ही क्या किया, अब आते ही कुछ नहीं तो करेंगे, है ना, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आते ही, है ना। सोमरफेल्ड ने क्या किया कि आते ही उपकोष व उपकक्षा की क्या दे दी, अवधारणा दे दी। क्या दे दी, तो आपको पूछ ले उपकोष व उपकक्षा की अवधारणा किसने दी, तो बताओगे सोमरफेल्ड ने दी। क्या दी थी, सोमरफेल्ड ने। और उपकोष व उपकक्षा को इसने नाम जो दिए थे वो नाम दिए थे एस, पी, डी और क्या दिए थे, एफ दिए थे। क्या दिए थे, एस, पी, डी और एफ दिए थे। अब देखो, अब आपको पता है कि जो कक्षा या कोश होते हैं, कक्षा या जो कोश होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर उपकोष व उपकक्षा पाए जाते हैं। उपकोष व उपकक्षा पाए जाते हैं, और उपकोष व उपकक्षा के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, और कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपकक्षा व कोश के अंदर क्या मिलते हैं, उपकोष या उपकक्षा, और उपकोष उपकक्षा में क्या मिलते हैं, कक्षक मिलते हैं, और कक्षकों में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो एक कक्षक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो कक्षक होता है उसके अंदर अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये जो कक्षक है ये क्या है, कक्षक है। इसमें अपन अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कक्षक में अधिकांशतः कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। कितने रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद देखो एस जो होता है, एस उपकोष, उसके अंदर कक्षक की बात करूं, कक्षक की, तो कक्षक कितने होते हैं, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। पी की बात करूं, पी के अंदर कक्षक की, तो पी के अंदर कक्षक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। डी की बात करूं, डी की, तो डी के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी रहती है, 5 रहती है। कितनी रहती है, 5। और एफ के अंदर कक्षक की संख्या कितनी रहती है, 7 रहती है। अब देखो एस में एक कक्षक है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे, 2। इसमें 3 है तो इसमें कितने भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे। और कक्षक में 5 है तो इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। इसमें कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो जरा क्या हुआ कि ये जो सोमरफेल्ड था ना, इसने ये बताया कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर क्या है, ये वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार एक पथ में, या ये जो कोश है ये वर्ताकार होना ही जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कैसे हो सकते हैं, ये वही ये ऐसे दीर्घवृत्ताकार भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें किसने बताई थी, सोमरफेल्ड ने बताई थी। किसने बताई थी, सोमरफेल्ड ने बताई थी। उपकोष व उपकक्षा यानी एस, पी, डी और एफ की और बात करूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो भाई
एस की बात करूं तो कई बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एस उपकोष होता है, यानी क्या है, एस उपकोष है, इसकी आकृति कैसी, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो बताओगे कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है भाई, गोलाकार होती है। और पी जो होता है, पी उपकोष जो है, उसकी जो आकृति की बात करें, पी उपकोष की आकृति की, तो वो कैसी होती है, डंबलाकार होती है। कैसी होती है, डंबलाकार होती है। और डी जो है, डी उसकी उस उपकोष की जो आकृति होती है वो होती है डबल डंबलाकार। कैसी होती है, डबल डंबलाकार। कैसी होती है भाई, डबल डंबलाकार होती है। और जो एफ होता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जटिल होती है। कैसी होती है भाई, जटिल होती है। कैसी होती है, जटिल होती है। ये 4 क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद देखो कि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें तो अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 8 18 और 32। कितने भरते हैं, 2 8 18 और 32 भरते हैं। कितने भरते हैं, 2 8 18 और 32। ये है ना, ये आया कहां से, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 2 8 18 32 है ना, ये आए कहां से, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊंगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं 2 8 18 32 पढ़ते हैं, तो ये आए कहां से ये बताऊंगा। ठीक है, देखो आपको पता है नाभिक है, क्या है, नाभिक है। चलो देखो ये जो है नाभिक है, इसके चारों ओर मैं क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉनों का चरण करवा दूं, है ना। ऐसे 1 2 3 और 4। ठीक है जी, ओके। इसको नाम दिया मैंने एस पी डी और ये थोड़ा सा ऐसे हो गया एफ। चलो एक बार थोड़ा सा बनाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो ये हो गया नाभिक, क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसके चारों ओर ऐसे क्या बना दिए, कोर्स बना दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, एस कोर्स, ये पी है, ये क्या है, डी है, और ये क्या है, एफ है। ठीक है, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। ठीक है ना। क्या देखो मैंने ये बताया था कि S के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जब ये S है, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, S प्लस P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S प्लस P। S में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस में P में कितने करवाए थे मैंने, 6 करवाए थे, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। जब ये D में जाएगा तो S भी इसके अंदर शामिल होगा, P भी इसके अंदर शामिल होगा, और प्लस में कौन होगा, D भी रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 प्लस 8 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। और ये जो F है इसके अंदर बात करूं तो S भी शामिल होगा, P भी होगा, D भी होगा, और कौन होगा, F। S के अंदर बात करूं तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस D के अंदर 18, प्लस में इसके अंदर कितने थे, 14। कितने थे, 14 थे, ज्यादा नहीं हो गए क्या। ठीक है, 6 और 2 8, 18 और 8 18 और 8 ज्यादा हो गए होंगे शायद। देखो इसकी बात करूं, इसके अंदर 2 हो गए, इसके अंदर बात करूं तो 8 हो गए, इसके अंदर बात करूं 2 8 और 10 है तो कितने हो गए, 18 हो गए। और देखो ऐसे कर लो भाई, देखो कि S प्लस P प्लस D, यानी S प्लस P प्लस D की वैल्यू कितनी है, 18, और प्लस में F में कितने हैं, 14 है, तो ये टोटल कितने हो गए, ये 32 हो गए। कितने हो गए, 32 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे हैं तो देखो ये ऐसे भरते हैं 2 8 18 और 32। ये यहां से आता है, कहां से आता है, यहां से आता है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 8 18 32 आ गए ना, तो ये भरते हैं। तो आपको पूछ ले, क्या कर ले, पूछ ले कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, भरने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 2ne²। क्या होता है,
कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n² होता है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखोगे n की वैल्यू तो 2 की स्क्वायर 4, 4 को 2 से करोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 रखोगे, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, 9 गुणा 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 4 रखोगे तो 4 की स्क्वायर 16, 16 को 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ये ऐसे आता है भाई, क्या कैसे आता है, ऐसे आता है। कक्षा में कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है कौन सा 2n² होता है। क्या होता है 2n²। अब देखो आगे चलने से पहले यानी कितने हो गए 6 हो गए ना, 7वां बढ़ाने से पहले मैं और बातें बता रहा हूं परमाणु की, तो सुनूंगा। ये जो परमाणु होता है ना, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार वो होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का। कितना होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद नाभिक जो होता है, नाभिक का आकार जो है वो कितना होता है 10⁻⁻15 फर्मी-मीटर, यानी 10 की घात ये है तो ये मीटर में ही, इसमें है मीटर में ही, और इसको बोलते हैं 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है फर्मी-मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फर्मी-मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं कि नाभिक जो है, परमाणु जो है, परमाणु का आकार और बटा नाभिक का आकार, परमाणु का आकार प्लस में नाभिक का जो आकार है उसका अनुपात कितना होता है, तो बताओगे 10⁻⁻10 बटा 10⁻⁻15। इसको सोल्व करोगे तो 10⁻⁻ क्या आ जाएगा 5। यानी परमाणु का जो आकार होता है वो नाभिक के आकार से 1 लाख गुना क्या होता है बड़ा होता है, यानी 10⁵5 गुना क्या होता है बड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद चर्चा करता हूं कि जो अणु है, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु उसके मूल कण, परमाणु के जो मूल कण हैं वो कौन कौन से होते हैं। मूल कण की बात करूं तो वो कौन कौन से होते हैं। देखो परमाणु के मूल कण की बात करूं तो 3 होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। देखो भाई इसकी बात करें न्यूट्रॉन की तो ये उदासीन होता है। कैसा होता है भाई ये उदासीन होता है। कैसा होता है उदासीन। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अब सुनो कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना, इलेक्ट्रॉन की खोज वो किसने करी थी भाई। इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। ईंट पर नाच, इस पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पै का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो किसने करी थी थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी थॉमसन ने करी थी। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, इसकी जो खोज थी वो किसने करी थी रदरफोर्ड ने। किसने करी थी रदरफोर्ड ने करी थी। और नाम जो है प्रोटॉन जो नाम है वो किसने लिया था गोल्डस्टीन ने दिया था। कौन सा स्टीन है गोल्डस्टीन ने दिया था। किसने दिया था गोल्डस्टीन ने। एक बात और बता देता हूं कि जो गोल्डस्टीन है ना, गोल्डस्टीन इसने क्या किया था भाई, ये जो प्रोटॉन है ना इसको धन या केनाल या इसको बोलते हैं एनोड किरणें कहा था। किस कौन सी किरणें कहा था एनोड किरणें कहा था। किसने कहा था गोल्डस्टीन ने कहा था। क्या कहा था कि जो प्रोटॉन होता है ना इसको दूसरे जो नाम है वो धन किरणें, केनाल किरणें या एनोड किरणें कहा था। अब देखो न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की तो बताओगे इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी चैडविक ने करी थी। किसने करी थी भाई चैडविक ने करी थी। किसने करी थी चैडविक ने करी थी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है इलेक्ट्रॉन है। इस पर जो आवेश होता है वो आवेश -1 पॉइंट से
-19 कूलम होता है। क्या कौन सा होता है? 10 की घात गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आवेश की खोज है वो किस विधि द्वारा करी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आवेश है, आवेश की खोज जो है, खोज वो किस विधि द्वारा करी गई, किस विधि द्वारा करी गई? तो बताओगे मिलिकन की तेल बूंद विधि। कौन सी विधि? मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा इसकी क्या गई थी? खोज करी गई थी आवेश की। आवेश की जो खोज है, कहना यूं चाहता हूं कि जो आवेश होता है उसकी जो खोज है वो कैसे करी गई थी भाई? यानी मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसको उत्पन्न किया गया था। उसके बाद इस पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ये जो है प्रोटॉन, इस पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और ये कैसा होता है भाई? ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले की बात करूं तो कौन होता है? अणु होता है। कौन होता है? अणु। उसके बाद उससे छोटा कौन सा होता है? परमाणु होता है। और उसके बाद कौन सा होता है? नाभिक होता है। कौन सा होता है? नाभिक होता है। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी उसमें इतनी चर्चा करूंगा, और जो चर्चा है इसकी वो अपन कल करेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कल और चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।